अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे. मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, विविध कीटकांचे चित्र आपणास स्क्रीनवर दिसत आहेत. मध्यभागी डास अथवा मच्छर याचं चित्र आहे. छोटा कीटक आहे. हा कीटक छोट्या अंतर व उंचीपर्यंत उडू शकतो. इतर प्राण्यांचे रक्त हे याचे खाद्य आहे. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 10 डास पिटिका अभ्यासणार आहोत. लेखक आहेत अनिल अवचट आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. चला तर आता आपण पाठाला सुरुवात करूया. पाठ क्रमांक 10 डास पिटिका. लेखक आहेत अनिल अवचट. 1944 साली यांचा जन्म झाला. प्रसिद्ध लेखक, समाजसेवक, चित्रकार, पत्रकार, मशहूर मुसन्निफ, सोशल वर्कर, मुसव्विर, सहाफी. त्यांचे लेखन हे विश्लेषणात्मक आहे. उनकी तहरीरें तज्जियाती हैं. त्यातून मानवी संबंधांचे, समाज व्यवहाराचे, एकूण मानवी वर्तनाचे चिंतन आणि त्याविषयीचे आकलन यांचे मनोज्ञ दर्शन घडते. उनसे इंसानी ताल्लुकात, मुआशरती सुलूक, मुकम्मल इंसानी तर्ज अमल पर गौर फिक्र और उससे मुंसलिक तशखीस इसका दिलकश फलसफा हासिल होता है. त्यांचे पूर्णिया हे पहिले पुस्तक बिहारचे समाज दर्शन घडवते. उनकी पहली किताब पूर्णिया से बिहार के समाज की मालूमात हमें मिलती है. त्यांची वेद, अंधेर नगरी निपाणी, छेद, संभ्रम, माणसं, कोंडमारा इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत. उनकी मुख्तलिफ किताबें शाया हो चुकी हैं. प्रस्तुत पाठात डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांसारख्या कीटकांनाही माणसासारख्या भावभावना असतात अशी कल्पना करून विनोदी शैलीत लेखकाने वर्णन केले आहे. मौजूदा सबक में मच्छर और इंसान, इनके दरमियान हुए मकालमे की बुनियाद पर मच्छर जैसे कीड़ों को भी इंसान की तरह जज्बात होते हैं, ऐसा तस्वुर लेखक ने मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है. पाठ क्रमांक 10 डास पिटिका. सर्वात प्रथम डास पिटिका या शीर्षकाचे अर्थ आपण पाहूया. डास चावल्यामुळे गालांवर उमटलेले पुरळ, बारीक फोड़. मच्छर काटने की वजह से जो हमारे गाल पर बारीक बारीक दाने हो जाते हैं उसे कहते हैं मराठी में डास पिटिका. त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते. उस आदमी को कोई भी मसला नहीं था. तो सगळीकडे जमून घेणारा माणूस होता. जमून घेणारा, जमून घेणे वाक्यप्रचार आहे. याचे अर्थ आहे सहमत असणे.
जमून घेणे, सहमत असणे, इसके मानी है मसलहत से काम लेना, घुल मिलकर रहना. तो सगळीकडे जमून घेणारा माणूस होता. वो हर तरफ मसलहत से काम लेने वाला शख्स था. फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे. नवीन शब्द आहे अपेक्षा. याचे अर्थ आहे इच्छा, आशा, उम्मीद. उसकी एक ही ख्वाहिश थी. फक्त त्याची एकच अपेक्षा असे, एक ही ख्वाहिश थी की रात्री निवांत झोपता यावे. निवांत, शांत, सुकून से. उसकी एक ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी, वो ये थी कि उसे रात में सुकून से नींद आए. पण ते डास तेवढी ही इच्छा पूरी होऊ देत नसत. लेकिन वो मच्छर उसकी उतनी भी ख्वाहिश पूरी होने नहीं देते थे. त्याला काय म्हणावे, उसे क्या कहें. हा झोपला की झालीच त्यांची गुणगुण सुरू. ये सोता था वैसे ही मच्छरों की गुनगुन शुरू हो जाती थी. गुनगुन, डासांचा आवाज. मच्छरों की जो आवाज आती है उसे यहाँ गुनगुन कहा गया है. संध्याकाळीच खोलीची दारं खिडक्या बंद ठेवून पाहिली. शाम के वक्त उसने क्या किया, खोलीची दारं, कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद भी रखे उसने देख लिया. तस्वीर में आप देख सकते हैं एक शख्स सोया हुआ है और ऊपर जो है मच्छर उसे परेशान कर रहा है. तो इसी बात को यहाँ पे पेश किया गया है. आगे देखते हैं. अंगाला मलम चोपड़ून. देखिए ये मलम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ओडोमॉस. ये लगाते हैं मच्छरों से बचने के लिए. इस तरह के और भी क्रीम आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए एक मिसाल के लिए पेश किया है. अंगाला मलम चोपड़ून. चोपड़ून, मलम फासून, लाऊन. पता होगा आपको मच्छरों की दवा जो है जिस्म पर भी लगाई जाती है ताकि मच्छर ना काटे. तो यहाँ पर मुसन्निफ क्या कर रहे हैं, जिस्म को मरहम लगाकर डासांना हटवण्यासाठीची अगरबत्ती जाळून. अगरबत्ती देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, मच्छर भगाने के लिए लगाई जाती है, अलग अलग कंपनियों की हमें मिलती है मार्केट में. तो मच्छरों को हटाने के लिए क्या करते थे, ये अगरबत्ती भी जलाते थे. सगळं करून झालं, सब करके देख लिया. डास दाद देईनात. दाद न देणे, मान्य ना करणे. जो मच्छर थे वो मानते ही नहीं थे, मच्छरों पर कोई असर ही न होता था. वाक्य प्रचार है ये, दाद न देणे. जिद्दी मच्छर थे, उन पर कुछ असर ही नहीं होता था. पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली. मुसन्निफ कहते हैं पंखा लगाने पर जरा सा इत्मीनान मिलता था. पण त्या ढणढण पंख्याचाही त्रास. ढणढण पंखा कौन सा होगा, जो आवाज करता होगा. इस तरह का टेबल फैन पुराने जमाने का आपने देखा होगा, थोड़ा ज्यादा आवाज करता था ये. तो कह रहे हैं पण त्या ढणढण पंख्याचाही त्रास. वो धनधन पंखे की जो आवाज आती थी उसकी आवाज से भी तकलीफ होती थी. अपरात्री जाग यायची. अपरात्री याचे अर्थ आहे मध्यरात्री. आधी रात को मैं जाग देता था, मुसन्निफ कह रहे हैं. तो पंखा बंद करून टाकायचा. वो पंखा वो बंद कर देते थे. उकळायला लागलं की दारा खिडकी उघडायचा. उकड़ने, उष्मा होने, गर्म होने, यानी बहुत ज्यादा गर्म होना. गर्म होने पर दरवाजा और खिडकियां वो खोलते थे. पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला. नवीन शब्द आहे ते याचक. याचे अर्थ आहे मागणारा, भिकारी, कोई चीज मांगने के लिए आने वाला. तो मुसन्निफ कह रहे हैं पंखा शुरू किए तो भी आने वाले भिकारी क्या बख्शते उसे. नहीं बख्शते थे भिकारी बिल्कुल भी. भिकारी किसे कहा गया है, याचक कौन है यहाँ पर. डासांना इथे याचक सांगितलेलं आहे. मच्छरों को यहाँ पर याचक कहा गया है. किस चीज की भीख मांगने आते होंगे, वो खून पीने के लिए आते हैं ना इंसान का, उस बात को यहाँ पेश किया गया है.
इकडे डास जमाती थी याची चर्चा व्हायची. इधर मच्छर की बरादरी में भी इस पर बहस होती थी. चर्चा होना, बहस होना. कसला हा चिंगूस माणूस. चिंगूस, कंजूस. क्या कहते थे वो? कितना कंजूस आदमी है. काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय. भाव खाणे, ऐट करणे. वाक्यप्रचार आहे. कहते थे मच्छर खून के चंद बूंद के लिए कितना भाव खाता है. रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढतात म्हणे, तेही 2 दिवसात भरून येतं. मच्छर कहते थे रक्तदान के वेड़ी यानी खून का अतिया देते वक्त, जब हम खून का डोनेशन करते हैं, अतिया करते हैं, तो बोले खून का अतिया देते वक्त आधा लीटर खून निकालते हैं, ते ही 2 दिवसात भरून येतं. यानी उसकी भी कसर 2 दिन में पूरी हो जाती है. जैसे की तैसे, जैसे के वैसे. एवढ्या रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडाहाडांच्या पोकळीत दडवून ठेवल्यात. मच्छर क्या कहते थे? दड़वून, लपून यानी छुपा कर रखा है. मच्छर कहते थे कि इतनी खून तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हड्डियों के गैप में छुपा कर रखते हैं. यानी उन्हें शिकायत थी कि इंसान ये सब छुपा कर रखता है. आम्हा गरिबांना 4 थेंब देताना याचा हात का आखडतो. अब यहां पर मच्छर क्या कहते थे? हम गरीबों को 4 बूंद देते वक्त इनका हाथ क्यों आखड़ता है. हाथ आखड़ने इसका मतलब होता है मदद ना करने, हाथ पीछे खींच लेना, किसी की मदद ना करना. यानी ये मच्छरों की शिकायत थी इंसानों से. हाँ, मात्र कुठल्याही झाडांची फळं तोडतो. आगे कहते हैं मच्छर, हाँ, किसी भी दरख्त का फल तोड़ता है. कुठल्याही नदीचं पाणी पितो. किसी भी नदी का पानी पीता है. किती प्राणी मारून खातो. कितने जानवरों को मारकर खाता है. हे चालतं कसं? ये सब कैसे चलता है. मच्छरों को गुस्सा आ रहा है कि हम जब खून पीते हैं तो अपना हाथ रोक लेता है और ये सब दूसरा वो करता है, दूसरे काम सब वो करता है और हम ही को क्यों रोका जाता है. माणूस हे ऐकत होता. तो म्हणाला, माझी झोप उडवता आणि वर हे. आदमी ये सुन रहा था. उसने कहा, मेरी नींद उड़ाते हो और ऊपर से ये. माझा संरक्षण करायचा हक्क आहे मला. संरक्षण करना है ना, हिफाजत करना. तो उस शख्स ने कहा, मेरी नींद उड़ाते हो और ऊपर से ये, मेरी हिफाजत करने का हक है मुझे. हक्क आहे. देखिए ये आदमी कह रहा है मच्छर से तस्वीर में. हक्क असणे, अधिकार असणे. तो मुसन्निफ यहाँ पे कहते हैं कि मुझे जो है हक है अपने आप को बचाने का, मेरी हिफाजत करने का. मी तुम्हाला मारणारच, मैं तुम्हें मारूंगा ही. हे माझं जैविक कर्तव्य आहे. जैविक जीव संबंधीचे, कर्तव्य जवाबदारी, फर्ज. तो उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा ही, ये मेरा हयातियाती फरीजा है, फर्ज है. बोलणंच खुंटलं. वाक्यप्रचार आहे. बोलणे अर्धवट थांबणे, दरमियान में आधा कहकर रुक गया वो. डास म्हणाला, मच्छर ने कहा, तुझ्यातलं रक्त काढणं हेही आमचं जैविक कर्तव्य आहे. मच्छर कहने लगा, तुझमें का खून निकालना ये भी हमारा हयातियाती फरीजा है. यानी उसने अपने फर्ज को वहां पे जाहिर किया कि अगर तुम खुद को बचाओगे वो तुम्हारा फरीजा है, तो खून निकालना भी ये मेरा एक फर्ज है, मेरी एक जवाबदारी है. दासू आणि दासी हे डासांमधलं एक सुजाण कुटुंब होता. अब यहां देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 2 मच्छर, दासू और दासी हैं वो. सुजाण बिचारी, शहाणा यानी एक समझदार खानदान था ये. दासू आणि दासी हे डासांमधलं एक सुजाण कुटुंब होतं. दासू और दासी मच्छरों का एक समझदार खानदान था. ते इतर डासांना म्हणालं. वो दीगर मच्छरों से कहने लगे.
आपला जन्माचा संसार संबंध, कि अपना ताल्लुक सारी दुनिया से जन्म जन्म का है. बोलणं तोडून कसं चालेल? बोलना बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा? इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ती केली. नियुक्ती करणे वाक्यप्रचार आहे. याचे अर्थ आहे नेमणूक करणे, तकरूर करना. इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ती केली, उनकी तकरूरी की. त्यांनी माणसाला विचारलं, उन्होंने आदमी से पूछा, तुझा नेमका काय प्रॉब्लेम आहे? असल में तेरा मसला क्या है? रक्ताचं नुकसान फारसं मोठं नाही. खून का नुकसान बहुत बड़ा नहीं है. काही मिनिटातच ते भरून येतं आणि तू खाकरतोस, शिंकतोस. खाकरतोस घशातून आवाज काढतोस, यानी गले से आवाज निकालता है. शिंकतोस शिंका येणे, छींकना. तो मच्छर ने कहा, और तू खकारता है, छींकता है. त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन्स, उसमें से कितने सारे कई प्रोटीन चले जाते हैं. मग रक्ताचंच का एवढं घेऊन बसला आहेस? फिर खून का ही इतना क्यों लेकर बैठा है? इस तरह से दासू ने कहा. कारण रोग प्रसार. रोग प्रसार, रोगाचा फैलाव. मुसन्निफ ने कहा, लेखक ने कहा, क्योंकि बीमारियों का फैलाव. वजह है बीमारियों का फैलाव. माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला. हटके मुद्दा, वेगळा मुद्दा, अलग पॉइंट सामने रखा मुसन्निफ ने, लेखक ने. मुसन्निफ ने कहा, लेखक ने कहा, वजह है रोग प्रसार, बीमारियों का फैलाव. माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला, इंसान ने जरा अलग से एक नुक्ता, एक पॉइंट पेश किया सामने. दासी म्हणाली, दासी कहने लगी, बरं का भाऊजी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात, त्याला आम्ही काय करायचं? दासी कहने लगी, ओ भैया जी, हमारे पेट में दाखिल होने वाले जंतु, जंतु कीटक, जरासीम तुम्हारे जिस्म में दाखिल होते हैं, उसे हम क्या करेंगे? पण सर्वच डासांमुळे रोग प्रसार होत नाही, लेकिन सभी मच्छरों की वजह से बीमारियां नहीं फैलती. काही जमाती आहेत आमच्या तशा, हमारे अंदर कुछ बरादरी है वैसी. झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो, नींद में तुम्हारे जिस्म में हम सुई टोचते हैं. तो फार दुखतं का? उससे बहुत दर्द होता है क्या? ती काळजी आम्ही घेतो, उसकी फिक्र हम करते हैं, आणखी घेत राहू और करते रहेंगे. आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ. झालं? हमारे बच्चों को खास ट्रेनिंग देंगे. हो गया काम. यानी दासी ने इस बात को पेश किया कि अगर आपको जो तकलीफ होती है हमारी सुई की वजह से, जब हम खून चूसते हैं, दासी ने इस बात को पेश किया कि अगर आप चाहें तो हम हमारे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे. यानी मच्छर अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से जो है इंसान से खून हासिल करना है, कि उनको तकलीफ ना हो. अब देखिए बच्चों, इतने अच्छे मच्छर आपने देखे हैं कभी? मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कितने अच्छे मच्छर हैं. देखिए ये किस तरह सोचते हैं इंसानों के बारे में. आणि तुमची ती गुणगुण, तुम्हाला तुमचं नरड बंद नहीं ठेवता येत. अब देखिए यहाँ पे लेखक आगे अपना मुद्दा पेश कर रहे हैं. आणि तुमची ती गुणगुण और तुम्हारी वो गुणगुण, तुम्हाला तुमचं नरड बंद नहीं ठेवता येत. नरड म्हणजे घसा, गला, अपना जो गला होता है. तो कहते हैं मुसन्निफ, लेखक कहते हैं, आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? अगदी संताप येतो अशा वेळी. संताप, राग, बोलते हैं बहुत गुस्सा आता है ऐसे वक्त. दासू म्हणाला, दासू ने कहा. अब क्या कहता है दासू, देखते हैं. दादा, सेकंदात शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मच्छर किस तरह से जो है अपने पर हिला रहा है. तो दासू ने उसी बात को पेश किया कि भैया 1 सेकंड में सैकड़ों मर्तबा पर हिलाना पड़ता है.
तेव्हा कुठे उडू शकतो आम्ही, तब जाकर हम उड़ सकते हैं. त्याचा आवाज काय करणार, उसकी आवाज क्या करेंगे. त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी कटुता कमी झाली होती. निष्पन्न निर्माण, कटुता कड़वटपना. अब यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं कि इसके बोलने से, दासू के बोलने से बहुत ज्यादा हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन कड़वाहट कम हो गई. मच्छरों ने भी अपना मसला बताया लेखक को. दासांनी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली. अब क्या किया मच्छरों ने, जनरल बॉडी मीटिंग रखी. दासू दासीचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला. अहवाल कार्याचा तफसील, मसूदा, यानी इनका पूरा अहवाल, पूरी रिपोर्ट जो है सबने सुना. सगळे गंभीर झाले, सब संजीदा हो गए. विचार विनिमय सुरू झाला. विचार विनिमय, विचारांची देवाण घेवाण, उनमें आपस में डिस्कशन शुरू हो गया. त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला. संशोधक नवीन गोष्टी शोधून काढणारा, तहकीक करने वाला. मच्छरों में एक डॉक्टर था जो तहकीक करता था, वो आगे आया. उसने कहा, म्हणाला, मी एक लोकल एनेस्थेशिया देणारं रसायन शोधलंय. एनेस्थेशिया, भूल देण्याचे औषध. लोकल एनेस्थेशिया इसका मतलब है ऐसी दवा जो इंजेक्शन के जरिए दी जाती है, तो जो जहां पे दी जाती है वो हिस्सा कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है. और इसके अलावा बेहोश करने के लिए भी एनेस्थेसिया दिया जाता है. बड़े बड़े ऑपरेशन जब होते हैं इंसानों के, तो वहां पर जो है एनेस्थेसिया देकर पेशेंट को बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है. लेकिन यहाँ पर लोकल एनेस्थेसिया के बारे में कह रहे हैं वो कि उतना इलाका जो है वो सुन्न हो जाएगा. कौन सा, जहां पर मच्छरों को काटना होगा. रसायन शोधला है. रसायन का मतलब होता है केमिकल. तो ऐसा केमिकल इन्होंने ढूंढ के निकाला है. आपल्या सुईवर तो लावायचा, यानी यहाँ पर इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है. वो कहते हैं अपनी सुई पर उसको लगा लेना है. की ती खुपसलेली त्याला कळायचंही नाही, यानी उसको, सुई को उन्होंने टोचा है, ये इंसान को समझ में भी नहीं आएगा. यानी देखिए कितना अच्छा है, इंजेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है हमको. पहले वो अपनी सुई पर ही मच्छर लगा के आएंगे और जब वो हमें सुई चुभोएंगे तो अपने आप हमारा हिस्सा जो है वो कैसा हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा और वो खून वहां से ले लेंगे. सगळ्यांच्या तोंडून एकदम वाह असा उद्गार बाहेर पडला. सभी के मुंह से एकदम वाह ऐसी आवाज निकली. दास पुढाऱ्यानं त्याला विचारलं. मच्छरों के लीडर ने उनसे पूछा, त्याचं पेटेंट बिटेंट काही नाही ना, कि उसका पेटेंट बिटेंट कुछ नहीं है ना. अब यहाँ पर ये नया लफ्ज है पेटेंट, इसके मानी होते हैं अभिनव, पूर्वी कोणालाही न सुचलेला विशेष अधिकार, एकाच कंपनीचे. पेटेंट यानी किसी आविष्कार का पूर्ण अधिकार. यानी यहाँ पर जो मच्छरों का पुढारी था, मच्छरों का जो रहनुमा था, उसने ये सवाल किया, छे छे तसं करायला आपण माणसं का आहोत. अब यहाँ क्या कहते हैं वो, छी छी, वैसा करने के लिए हम इंसान थोड़ी हैं. यानी यहाँ पर इंसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, इंसानों को बुरा कह रहे हैं. देखिए वो लोग. हशा उसळला, खूप हसू येणे. वाक्य प्रचार आहे, हंसी के फवारे निकलने लगे, यानी सब लोग वहां पर हंसने लगे. तो पुढे म्हणाला, वो आगे कहने लगा, ज्या वनस्पतीतून ते रसायन मिळतं त्या मुबलक आहेत. मुबलक खूप, पुष्कळ, यानी जिस नबातात से वो केमिकल मिलता है वो भरपूर है. आणि त्यांनी सहकार्य करायचं कबूल केलंय. सहकार्य, मदद, और उन्होंने मदद करने के लिए हामी भरी है. शिवाय आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूंसाठी आपणच ती एंटीबायोटिक्स घेतली तर. अब आगे वो नया एक ख्याल लेकर आया है कि अगर वो एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक जे सूक्ष्म जंतु नष्ट करते. अब वो कहते हैं, अब यहाँ पर मच्छर कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक जरासीम को खत्म करते हैं, अगर हमने ही वो ले लिए तो
कहते हैं इसके अलावा अपने जिस्म के उन जरासीम के लिए हमने भी एंटीबायोटिक लिए, तो यानी यहाँ पर इसने मच्छर ने ख्याल पेश किया है कि इंसानों को तकलीफ ना हो, इसके लिए क्यों ना हम ही एंटीबायोटिक भी ले लें। आता राहता राहिला प्रश्न आपल्या गुणगुणीचा। अब मसला बचता है हमारे गुनगुन करने का। माझे त्यावर प्रयोग सुरू आहेत, मेरा उस पर तजुर्बा शुरू है। देखिए अभी मच्छर इंसानों के बारे में कितना सोचते हैं। कभी आपने सोचा है बच्चों इतना मच्छरों के बारे में? म्हातारा ढास म्हणाला, माणसाला ऐकू येतं ते कानानं। बूढ़ा मच्छर कहने लगा, इंसान को सुनाई देता है उसके कानों से। तो कान टाळला की झालं, बोलते उसके कानों को टाल दो तो हो गया। गाल आहेत, कपाळ आहे, कहते हैं गाल है, पेशानी है, शक्य तो पाय पकड़ा, बोलते हैं जहां तक मुमकिन हो पैर पकड़ लो, प्रश्न सुटेल, मसला हल। यानी यहाँ पर बूढ़े मच्छर ने एक मशवरा दिया कि अब जो मसला बच गया वो मच्छरों की गुनगुन का, तो एक काम करो, उसके गाल छोड़ दो, पेशानी छोड़ दो, कान छोड़ दो और उसके पैर को पकड़ो। पैर पकड़ो यानी पैर पर, उसके पैर पे काटो उसको। प्रश्न सुटेल, मसला ही खत्म हो गया। आणि मग ते सहकार्य पर्व सुरू झालं। सहकार्य मदद, पर्व विशिष्ट काल, यानी यहाँ पर जो है इन लोग अब एक दूसरे को मदद करने का दौर इनका शुरू हो गया। ये लोग आपस में एक दूसरे को मदद करने लग गए। अब क्या करते हैं देखते हैं। एक पहिली छान झोप झाली की दुरून गुणगुणणं ऐकू आला तरी त्याला चालतं। अब यहाँ पर कह रहा है डास, एक अच्छी पहली बेहतरीन नींद हो गई कि दूर से ही गुनगुनाता सुनाई दिया तो भी चलेगा। आता तो डासांच्या त्या गुणगुणीत संगीत शोधू लागला आहे। अब वो शख्स मच्छरों के गुनगुनाने में म्यूजिक की तलाश करने लगा है। एकदा सकाळी त्याला त्याचा तरुण पुतण्या म्हणाला। अब यहाँ पर पुतण्या के मानी होते हैं भावाचा मुलगा, उसका भतीजा। त्याचा तरुण पुतण्या म्हणाला, तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावल्याच्या किती खुणा आहेत, आपके चेहरे पर मच्छर काटने के कितने निशान हैं, अरशात बघा एकदा। अरशा यानी आईना, बोलते आईने में देखो एक मर्तबा। माणूस हसून म्हणाला, तुझ्या चेहऱ्यावर जशा तारुण्य पिटिका आहेत ना, तशा माझ्या चेहऱ्यावर आहेत डास पिटिका। छान दिसतात ना त्या। तारुण्य पिटिका देख सकते हैं बच्चों आप, तरुणपणी गालांवर उमटलेले पुरळ, जिसे आप पिंपल्स कहते हैं, उसे कहते हैं मराठी में तारुण्य पिटिका। आदमी हंसकर कहने लगा, तुझ्या चेहऱ्यावर जशा तारुण्य पिटिका आहेत ना, तेरे चेहरे पर जिस तरह पिंपल्स है ना, जवानी की कील है ना। अब डास पिटिका, डास सावल्यामुळे गालांवर उमटलेले पुरळ, बारीक फोड़, मच्छर के काटने की वजह से गाल पर आने वाली बारीक फुंसियां, बारीक निशान। तो कहते हैं मुसन्निफ, इसी तरह मेरे चेहरे पर मच्छरों की कील है, मच्छरों की फुंसियां हैं, फोड़ियां हैं। छान दिसतात ना त्या, खूबसूरत दिखाई देते हैं ना वो। पुतण्याच्या चेहऱ्यावर असे भाव उमटले की आता याला काय म्हणावं। भाव उमटने, चेहऱ्यावर भावना प्रकट होने। भतीजे के चेहरे पर ऐसे तासुर दिखाई दिए कि अब उसे क्या कहा जाए। ये एक मजाहिया सबक था, किस तरह से मच्छरों की महफिल होती है और मच्छर किस तरह से जो है नए नए ख्यालात पेश करते हैं, अपने आइडियाज पेश करते हैं इंसानों के लिए। आपने भी देखा, तो हमें भी इस तरह से मच्छरों का ख्याल रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम इस सबक की कृति की जानिब। कृति पहला है आपके पास, आकृत्या पूर्ण करा। अ, डासांचा त्रास वाचवण्यासाठी केलेले उपाय। कौन से उपाय है वो हमें यहाँ पे लिखना है। पहला है संध्याकाळीच खिडक्या दारे बंद करणे, अंगाला मलम लावणे, अगरबत्ती जाळणे, पंखा लावणे। ये 4 उपाय हमने देखे थे जो कि लेखक ने मच्छरों से बचने के लिए किए थे। आ, डासांच्या मते माणूस करत असलेल्या चुकीच्या गोष्टी।
कुठल्याही झाडाची फळे तोडतो, कुठल्याही नदीचे पाणी पितो, प्राणी मारून खातो. 2. खाली दिलेल्या इंग्रजी शब्दांचे मराठीतील अर्थ लिहा. फॅक्टरी, याचे अर्थ आहे कारखाना. प्रोटीन्स, प्रथिने. मीटिंग, सभा. प्रॉब्लेम, समस्या. ट्रेनिंग, प्रशिक्षण. 4. माणसाला चावल्यानंतर त्रास होऊ नये म्हणून डासांनी सुचवलेले उपाय. सुईवर लावायचे ॲनेस्थेशिया देणारे रसायन शोधले. शरीरातील जंतूंसाठी डासांनीच अँटीबायोटिक्स घेणे. माणसाचे कान टाळून शक्यतो पाय पकडणे. कितने अच्छे उपाय है ना बच्चों. समान अर्थी शब्द लिहा. 5 समान अर्थी शब्द लिहा. नदी, सरिता. रात, निशा. झोप, निद्रा. संताप, राग. 6. कंसात दिलेल्या अवयवांचा वापर करून रिकाम्या जागा भरा व त्या अवयवांचा प्रकार ओळखा. वर, नेहमी, तर, अबब, मागे, सावकाश, कारण, शाबाश. बच्चों, अव्यय क्या होता है? लिंग वचन कारक का जिन शब्दों पर कोई परिणाम नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं. यहाँ पर हमें खाली जगह भरना है और वो शब्द कौन सा है वो भरना है और उसके अव्यय का प्रकार आपको लिखना है. 1. रवी वाचताना टिंब टिंब अडखळतो. नेहमी. क्रिया विशेषण अव्यय. 2. सूर्य ढगा टिंब टिंब लपला आहे. मागे. शब्दयोगी अव्यय. 3. प्रयत्न केला टिंब टिंब यश नक्की मिळेल. तर. उभयान्वयी अव्यय. 4. टिंब टिंब केवढी ही इमारत. अबब. केवल प्रयोगी अव्यय. 5. रस्त्यातून जाताना टिंब टिंब व जपून चालावे. सावकाश. क्रिया विशेषण अव्यय. 6. पतंग टिंब टिंब जात आहे. वर. क्रिया विशेषण अव्यय. 7. मी काल शाळेत आलो नाही. टिंब टिंब माझी तब्येत ठीक नव्हती. कारण. उभयान्वयी अव्यय. 8. टिंब टिंब आज तू खूप चांगले काम केलेस. शाबाश. केवल प्रयोगी अव्यय. बच्चों, इन सबको आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है. धन्यवाद. विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल. आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते. पुन्हा भेटूया पुढच्या तास.